हेलो एवरीवन, बीकॉम पार्ट 1 वाले बच्चों के लिए ये वीडियो है। और जो एग्ज़ाम होना है बीकॉम पार्ट 1 में ऑनर्स पेपर का बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का, उसमें उसके लिए जो जितने भी चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं और जितने भी क्वेश्चन उसमें इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन तमाम क्वेश्चनों का कलेक्शन हमने किया है और मैं उसे सॉल्व कर रहा हूँ। आप इस वीडियो को भी पेन पेपर के साथ बैठे पढ़ने के लिए जितने भी क्वेश्चन मैं करवाऊँगा आप उसे नोट करें, सॉल्व करें और खुद से भी सॉल्व करने का प्रयास करें। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप खुद से भी सॉल्व करें। जब आपसे सॉल्व नहीं हो तो फिर आप हमारी वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें और सॉल्व करते रहें। तो वीडियो पर को लाइक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना लाजमी है, ताकि आने वाला जितना भी नोटिफिकेशन है वो आप तक समय से पहुँच सके। बीकॉम पार्ट 1 में हमारी कोशिश ये है कि मैं उन तमाम क्वेश्चनों से रूबरू करवा दूँ आपको जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और हमारी कोशिश को कामयाब बनाना आपकी जिम्मेदारी है। आप वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि इस वीडियो का फ़ायदा हज़ारों लाखों बच्चों तक पहुंच सके। चलिए तो फिर क्लास शुरू करेंगे, और क्लास शुरू करने के बाद जब क्लास ख़त्म होगी आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि ये क्लास आपके लिए कितना यूज़फुल रहा। तो फिर देर किस बात की, शुरुआत करें। चलिए तो फिर क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 हमको पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखिएगा, आज का जो क्वेश्चन है वो पिछला क्वेश्चन जो वीडियो था उसको देखने के बाद ये क्वेश्चन देखिएगा। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने क्वेश्चन करवाया है, बहुत ही लिस्टेड क्वेश्चन करवाया है और वो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ध्यान से उस वीडियो को जरूर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट था वो आपके लिए। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लिया है तो फिर फिलहाल इसको कंटिन्यू करते रहिए। चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित श्रेणी का 30 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। कितने पदों तक का? 30। तो 30 पद अगर कह दे रहा है आपको, कितना पद? 30 पद। तो इसका मतलब 30 पद का मतलब ये n का वैल्यू आपका 30 है। n का वैल्यू क्या है? 30। n का वैल्यू आपको मिल गया 30 है। यहाँ समझ गए? इतना आप समझ गए क्या कि ये n का वैल्यू है। n बराबर क्या हो गया? 30 हो गया। अब आपसे पूछा है योगफल निकालिए, तो योगफल का रूल होना चाहिए आपको याद। Sn बराबर क्या हमने लिखाया था? a r पे पावर n-1, ये मैंने पढ़ाया था आपको। a r पे पावर n-1 अपॉन r-1, ये आपको मैंने Sn का रूल पढ़ाया था, याद है क्या आपको? ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया है वो n का वैल्यू 30 दिया है। अब आगे पढ़िए, ये जो श्रेणी है योगफल ज्ञात करें, जो आपको नीचे श्रेणी दिया है 1 + 2 + 4 + 8 + 16 ऐसा करके। तो हमको इसमें क्या क्या पता होना चाहिए? पहला पद पता होना चाहिए। तो चलो भाई, ये पहला पद है तो a का वैल्यू आपके पास 1 है। ठीक है, इसके अलावा हमको r का वैल्यू पता होना चाहिए। तो r का वैल्यू आपके पास क्या है? तो मैंने आपको कहा है कि 69 श्रेणी में अगर कोई श्रेणी है तो आप अगले में पिछले से भाग लगाओ। ठीक है, तो अगला क्या है? 2 और 1 का अगला क्या है? तो 2 और 1 में अगला 2 है और पिछला 1 है। उसी तरीके से यहाँ अगला 4 है, पिछला 2 है। उसी तरीके से यहाँ अगला 8 है, पिछला 4 है। मतलब आप कोई 2 श्रेणी को ले लो, 2 पद को ले लो और अगले में पिछले से भाग लगा दो। ठीक है, तो 2 में 1 से भाग लगा दो। ठीक है, तो 2 × 1 = 2 होगा, अर्थात r का वैल्यू कितना हो गया? 2 हो गया। बस आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप इसको रख दो यहाँ सूत्र पे। ठीक है, तो Sn का जो सूत्र है वह Sn की जगह पे 30 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है क्या? a की जगह पे भाई मेरे 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी देखो ये 1 है। उसके बाद r की जगह पर, यहाँ पर r की जगह पर आपका हो जाएगा 2, तो r की जगह पे 2 रख दिया और n की जगह पे यहाँ पे 30 हो जाएगा -1। ठीक है, 30 हो गया। और उसके बाद है नीचे में r-1, तो 2 पे पावर, ये r का वैल्यू 2 है, 2 - 1। ठीक है, r का वैल्यू 2 है, मैंने 2 रख दिया, माइनस की जगह पे माइनस रखा, 1 की जगह पे 1 रखा। ठीक है, एक बार फिर मैं समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या किया है? Sn है ये, ध्यान से देखना। तो n की जगह पर मैंने 30 रखा, a की जगह पर जो ये पद था 1, ये 1 रखा। r की जगह पे मैंने ये अगले में से पिछला से भाग लगा के चेक कर लिया, कहीं पर भी चेक कर लीजिए। 4 में 2 से भाग लगाइए तो भी 2 आएगा, 8 में 4 से भाग लगाइए तो भी 2 आएगा। 69 श्रेणी का मतलब यही है कि हर पद अगले पद से एक सीरीज में आगे बढ़ेगा। ठीक है, या पीछे घटेगा, मतलब एक सीरीज में होना चाहिए बस। तो a का वैल्यू मैंने सभी जगहों पर सभी मान को रख दिया है, बस और कुछ नहीं किया है। लेकिन अब जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है,
कि 2 पे पावर 30 है तो 2 को 30 टाइम्स ऐसे गुना करना या मल्टीप्लाई करना इजी नहीं है, बहुत मुश्किल है, ठीक है। इसलिए आप इसको तोड़ नहीं सकते हो, ऐसे तो नहीं कर सकते हो, ठीक है, बहुत मुश्किल है, नामुमकिन जैसा काम है। इसलिए आप क्या करोगे, क्वेश्चन भी यही कहता है कि आप यहीं पर छोड़ दो, इसका आंसर यहीं तक रह जाएगा। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, तो ये जो 2 - 1 है ना, 2 - 1 इतना एक स्टेप और ले जा सकते हो, इस क्वेश्चन को 1 लिख सकते हो और ये 1 आ जाएगा तो नीचे में 1 का कोई वैल्यू नहीं है और यहाँ पर भी जो 1 है उसका भी कोई वैल्यू नहीं क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सेम उतर जाएगा। तो आपका जो आंसर हो जाना है, आंसर जो आपका हो जाना है वो हो जाना है 2 पे पावर 30 - 1, ये आपका आंसर। 2 पे पावर 30 को आप तोड़ नहीं सकते हो, क्यों नहीं तोड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 2 पे पावर 30 को तोड़ना आसान नहीं है, यहाँ 2 पे पावर 2 नहीं है जो 2 2 जा 4 कर देंगे, ये 30 टाइम आप मल्टीप्लाई करो, सोचो आप 2 को 30 टाइम मल्टीप्लाई कैसे करोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर यहीं तक रह जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्लियर होता है। बस आपको एसन का सूत्र याद रखना है, एसन बराबर a इंटू आर पे पावर n-1 है और r-1 है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर r का वैल्यू 1 से छोटा हो जाए तो 1 को पहले कर देंगे, r को बाद में कर देंगे, ठीक है। तो 1 से छोटा कब होगा, तो जैसे मान लो यहाँ पर 1/2 है तो ये 1 से छोटा है कि नहीं, या -1 है तो ये 1 से छोटा है, या -2 है तो 1 से छोटा है, या -3 है तो 1 से छोटा है। -3 1 से क्यों छोटा है, क्योंकि 1 मैं प्लस की बात कर रहा हूँ, प्लस 1 रुपया से -3 रुपया छोटा है, ठीक है। क्योंकि आपके पास अगर 1 रुपया प्लस में है अपना है और -3 रुपया का मतलब आप कर्ज में है -3 रुपया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, उम्मीद है आप ये क्वेश्चन समझ गए। चलिए तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन को पढ़िए हमारे साथ कि जीपी का पहला पद आपको दिया है, तो भाई मेरे जीपी का जो पहला पद है, पहला पद को हम लोग ए कहते हैं, मतलब ए बराबर पहला पद होता है, जो ए होता है वही पहला पद होता है। जीपी का फॉर्मेट देखो, ए होता है, ए आर होता है, ए आर स्क्वायर होता है, ए आर क्यू होता है, ऐसे चलता चला जाता है। ये प्रथम पद हो गया, 1 आर गुना हुआ तो दूसरा पद हो गया, 2 आर गुना हुआ तो तीसरा पद हो गया, 3 आर गुना हुआ तो चौथा पद हो गया। मतलब प्रथम पद में अगर 3 आर गुना होता है, 3 टाइम्स आर गुना होता है, 3 टाइम अगर आर गुना होता है तो वो चौथा पद हो गया। अगर 5 टाइम आर गुना करेंगे ए में, मतलब प्रथम पद में अगर 5 टाइम आर गुना करेंगे तो वो छठा टर्म हो जाएगा, क्योंकि टर्म बराबर क्या होता है, टी एन निकालने का जो सूत्र होता है वो आपको मैंने बता रखा है कि ए गुने आर पे पावर n-1, मतलब ये जो रेशियो लेना है, ये जो आर लेना है, वो जितना यहाँ टर्म रहेगा उससे एक कम लेना है, क्योंकि एक पद आपके पास ऑलरेडी ए है। समझ रहे हैं मेरी बात को। अब ध्यान से समझिएगा कि चौथा पद आपको दिया है तो T4 को हमने आपको बताया है कि कैसे लिखना है, ए आर पे पावर 3 बराबर आपको दिया हुआ है 108, ये दिया हुआ है आपको। अब इसको जरा ध्यान से देखिएगा तो आपको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कुछ तो सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, तो ए बराबर आपको 4 दिया हुआ है, तो ए इक्वल टू 4 आप यहाँ पर रख सकते हो, रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो, कितना इजी है, ध्यान से देखना। ए बराबर आप 4 यहाँ पर रख सकते हो, ये देखने वाली चीज़ है, बहुत इजी है। तो ए का जो वैल्यू 4 है, ए बराबर 4 हम यहाँ रख सकते हैं, और ए बराबर अगर हम 4 रख देते हैं तो आर का वैल्यू हमको आ जाएगा। आपसे ये पूछा है सर्वानुपात क्या है, मतलब आर का वैल्यू क्या है, ये आपसे पूछा है। उसके बाद आपसे ये पूछा है कि 4 पदों का योगफल ज्ञात करके हमको बताइए। तो भाई मेरे 4 पदों का योगफल निकालना है, तो योगफल निकालने का क्या सूत्र होता है, TS4 आपको निकालना है, 4 पदों का योगफल। 4 पदों का योगफल निकालने के लिए क्या सूत्र है, ए गुंडे आर पे पावर n-1 और r-1, ठीक है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू निकालने के लिए ये S4 निकालना है, मतलब 4 पदों का। तो पद कितने हो गए, 4, तो n का वैल्यू आपको तो 4 रख सकते हो, लेकिन r और a का वैल्यू जब तक आपके पास नहीं होगा तब तक इसको सॉल्व नहीं कर सकते। चलो इस क्वेश्चन में a का भी वैल्यू आपके पास है, लेकिन r का वैल्यू नहीं है, कहीं पर स्पेशली आपको दिया नहीं है, और ये कह भी दिया है कि r का वैल्यू आप निकाल लो पहले, ठीक है। तो r का वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। मान लो कि ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अगर हम इसमें इससे डिवाइड कर देते हैं, इसमें इससे डिवाइड कर देते हैं तो ए कैंसिल हो जाएगा और आर का वैल्यू आ जाएगा। तो समीकरण 2 में हम समीकरण 1 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ए आर का क्यू अपॉन ए बराबर 108/4, ठीक है, मतलब इसमें इससे भाग लगा दिए, ए से ए हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये कितने बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 27, ठीक है। 4 दूना 8,
और 7 चौका 28, 27 टाइम 27 टाइम में कट गया। तो आर क्यू बराबर हमारे पास कितना है 27 है। तो हमने आपको कहा है कि अगर आर का वैल्यू आपको निकालना है तो इसके बराबर में जो भी आपके पास टर्म है, जो भी आपके पास संख्या है, उसको क्यू के फॉर्म में आपको तोड़ना होगा। ठीक है, तो सोचिए कि 27 को कितनी बार क्यू लिख सकते हैं। तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 पे पावर क्यू। तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, आर का वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगा। आ गया भाई, आर का वैल्यू भी आपके पास आ चुका है, ए का वैल्यू ऑलरेडी आपके पास मौजूद है, आर का वैल्यू 3 आ गया। बस आपको इसको रखना है यहाँ पर। ठीक है, S4 बराबर लिखना है। S4 बराबर क्या है, ए गुने आर पे पावर एन। ठीक है, तो ए गुने आर पे पावर एन, सूत्र पहले लिख दीजिए r-1। अब रखना शुरू कर दीजिए। S4 निकालना है तो ए का वैल्यू आपके पास भाई 4 है, आर का वैल्यू आपके पास 3 है। 3 पे पावर 4 -1, 3 पे पावर 4 -1 और नीचे में r-1, मतलब आर का वैल्यू 3 है तो 3 - 1। ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। और 27, 3 को 4 बार आप गुना करेंगे तो 3 3 9 9 27, 27 81 आ जाएगा। 81 - 1, 81 लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, 81 - 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। 81 - 1 हो गया और नीचे में 3 में से 1 जाएगा तो 2 होगा। ठीक है, समझ रहे हैं। एक बार फिर मैं समझाता हूँ। आपके पास ए का वैल्यू दिया है, आपके पास ए आर क्यू का वैल्यू दिया है। आप क्या करोगे, यहाँ से आर का वैल्यू आप निकाल सकते हो। ठीक है, आपको निकालना भी यहाँ कह दिया है, आपको निकालना है। तो इसमें इससे भाग कर दोगे तो ए कैंसिल हो जाएगा, आर बचेगा। उसी तरीके से 108 में आप 4 से भाग लगाओगे। ठीक है, तो 108 में 4 से भाग लगाइए और इधर इसमें इससे भाग लगाइए, मतलब जो बड़ा वाला टर्म था ना उसको ऊपर में रख दिया है। ठीक है, तो इसमें इसे मैंने डिवाइड कर दिया है। ठीक, आप कर सकते हो, ए से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ भी संख्या डिवाइडेड होगा तो इसमें इससे भाग लगा देंगे तो आर क्यू बराबर 27 आ गया। आर का वैल्यू आ गया, ए का वैल्यू आपके पास 4 था, आर का वैल्यू आ चुका है। बस आपको यहाँ रख देना और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते जाइए। यहाँ 4 को 2 बार कर सकते हैं और यहाँ पर 2 और यहाँ देखिए 81 में से 1 जाएगा तो 80 होगा। ठीक है, 160 आंसर होगा। क्लियर, चलें आगे बढ़ें। आइए तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए, आपको दिया है जीपी के लिए, जीपी में S2 दिया हुआ है, S2 का वैल्यू दिया हुआ है। S2 का मतलब समझते हैं हम, है ना, 2 पदों का योगफल। S2 का मतलब 2 पदों का योगफल, सम ऑफ 2 टर्म। तो हम S2 को कैसे लिखेंगे, अगर हम मान लेते हैं कि हमारा जो जीपी है, मान लेते हैं, माना कि जीपी इक्वल टू AR स्क्वायर डॉट है। ठीक है, जीपी ऐसी होता है, हम चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, जीपी ऐसी होता है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमें ये जो पद है इसका 2 पदों का योगफल दिया है। तो 2 पदों का योगफल आपको पता है क्या, S2 याद है क्या, कैसे निकालते हैं। अगर आपको S2 निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, आपको पता होना चाहिए। S2 निकालने के लिए जो प्रथम पद होता है, ये प्रथम पद हो गया और A R पे पावर n-1। ठीक है, A R पे पावर n-1। ठीक है, तो R पे पावर n का मतलब क्या हो गया, R पे पावर n का मतलब यहाँ 2 हो गया, n-1 यहाँ रख देंगे। ठीक है, अब जैसा कि आपको पता है, आप ध्यान से देखिएगा, तो ये जो रेशियो है, ये योगफल जो है, ये 2 पदों का योगफल 8 है और 4 पदों का योगफल 80 है। इसका मतलब आर का वैल्यू कहीं ना कहीं प्लस में चल रहा है। ठीक है, इसलिए हम आर स्क्वायर को पहले रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर है r-1, ये हो गया आपका। उसी तरीके से आपके पास S4 दिया हुआ है, S4 को कैसे लिखेंगे, तो A R पे पावर 4 - 1 और अपॉन r-1। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, ये 2 तरह के समीकरण बने गए हैं जिसमें हमें किसी का वैल्यू नहीं पता है। आप चाहें तो एक दूसरे समीकरण में डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम करके देखते हैं होता क्या है। तो अगर हम डिवाइड करेंगे P/Q को, अगर हम डिवाइड करते हैं A/R से, मान लो कि कोई भी संख्या है XY। ठीक है, तो अगर हम डिवाइड करते हैं तो P/Q तो सेम रह जाएगा, लेकिन ये वाला जो टर्म है ये पलट के गुना हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम भाग करते हैं, मान लो कि इसमें इससे भाग लगाते हैं, इसमें इससे भाग लगाते हैं, अगर हम S4 में S2 से भाग लगाते हैं तो क्या होगा, S4 वाला चीज सेम रह जाएगा। मतलब ये जो S4 है ये A R पे पावर 4 - 1 अपॉन r-1, ये सेम रह जाएगा। और ये वाला जो टर्म है ये पलट के गुना हो जाएगा, इसका मतलब डिवाइड होना हो गया, r² - 1। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और हम एक चीज़ लिखना भूल गए, इसका वैल्यू 8 है और इसका वैल्यू 8 है, समझ गए। तो उसी तरीके से 80 में इससे भी डिवाइड होगा, 80/8। ठीक है, यहाँ तो टर्म
रूल डिवाइड हुआ, यहाँ पर जो वैल्यू है वही डिवाइडेड होगा। तो आप समझिएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर है आर पे पावर 4 - 1 और यहाँ है आर पे पावर 2 - 1। ठीक है, आप इसको काट दीजिए, ये 10 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब इसको सर सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये कट गया, ए से ए कट गया और यहाँ बचा है आर पे पावर 4 - 1 और यहाँ बचा है आर पे पावर स्क्वायर -1। ध्यान से देखिए, ये बचा है और ये बचा हो, यहाँ रख दिया हमने, इसको उठा के रख दिया, सिमिलरली उठा के रख दिया। अब समझिए कैसे लिखेंगे। अब जब आपके पास ये टर्म हो तो आपने पढ़ा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है। अगर मैं इसको आर स्क्वायर और -1 का स्क्वायर कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आर स्क्वायर का स्क्वायर कर सकता हूँ, आर स्क्वायर का स्क्वायर मैं कर सकता हूँ, R4 की जगह मैं लिख सकता हूँ और यहाँ 1 का स्क्वायर कर सकता हूँ। मतलब ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर क्या है आर स्क्वायर और बी स्क्वायर, मतलब ए की जगह पे क्या है, ए की जगह पे है आर स्क्वायर और बी की जगह पे 1 है। ठीक है, तो एक बार आप इसको जोड़िए, एक बार आप इसको माइनस करिए। आपको याद होना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको याद रखिएगा। तो इसको इसी तरीके से आर स्क्वायर का स्क्वायर है ये, तो इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर +1 और आर स्क्वायर -1। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास है आर स्क्वायर -1 = 10। इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं, सेम एज इट इज है। तो आर स्क्वायर +1 = 10 आया है। आर स्क्वायर बराबर 10 - 1 होगा और आर स्क्वायर बराबर आपका 9 आ गया है। ठीक है, अब क्या करना है मेरे बच्चों, आर स्क्वायर बराबर 9 आ चुका है। तो स्क्वायर को हटाइए या 9 को इस तरह तोड़िए कि स्क्वायर के रूप में लिखा जाए। तो 3 3 9, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आर का वैल्यू आपका 3 आ गया। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है? आर का वैल्यू आपका 3 आ चुका है। और अब आपको पता करना है ए का वैल्यू। आपसे पूछा था कि प्रथम पद आपसे पूछा है, प्रथम पद बराबर वाट और सार्वनुपात मतलब आर बराबर वाट। तो एक आंसर आपका आ चुका है। अब सेकंड आंसर की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। सेकंड आंसर को लाने के लिए मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ, आप सीरियली लिखते चले जाइएगा एग्जाम में। तो सेकंड आंसर को लाने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी समीकरण है, ध्यान से देखिएगा, हमारे पास 2 तरह के समीकरण है, एक ये है और एक ये। हम किसी भी समीकरण में रख देते हैं जो हमारे लिए इजी हो। तो हमारे पास जो समीकरण है पहला वाला, ठीक है, फर्स्ट समीकरण जो हमारे पास है वो है S2 वाला जो समीकरण था, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से चल रहे हैं। तो हमारे पास आर का वैल्यू है, आर की जगह पे आर का वैल्यू रख देंगे, ए आर स्क्वायर -1, तो 3 स्क्वायर -1 अपॉन में 3 - 1, यह बराबर 8 आ जाएगा। तो 3 दूना 3 3 9 -1, तो ये ए यहाँ हो जाएगा 9 - 1 अपॉन में 2 बराबर 8। ठीक है, तो ए 9 में से 1 गया तो 8, 9 में से 1 गया तो 8 आ गया अपॉन 2 = 8, ये खत्म। तो ए बराबर a अपॉन 2 बराबर 1, a बराबर 2, a = 2। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो सेकंड आंसर ये हो गया। अब इसको लिख दीजिए, a बराबर 2 r बराबर 3 आंसर। ठीक है जी, समझ में आ गया? बस कुछ नहीं करना था, थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे लगाना था कि हमारे पास जो समीकरण 2 बन के आया है इसमें ना तो r का वैल्यू पता है ना a का वैल्यू पता है। जब ऐसी कंडीशन आपके पास हो कि दो राशि अचर हो, दो राशि आपको ना पता हो, दोनों राशि का वैल्यू आपको ना पता हो, तो आप कुछ नहीं करना, बस इसको ऐसे सॉल्व कर देना। दोनों समीकरण को आपस में कोई ना कोई रिलेशन बना के इसको सॉल्व कर देना। ठीक है, बहुत ईजी है हमारे ख्याल से, समझने में भी ईजी है और पढ़ने में भी ईजी है। चलिए तो बढ़ते हैं। चलिए तो फिर इस क्वेश्चन को भी समझते हैं। क्या है क्वेश्चन हमारा, कहता है जीपी का प्रथम पद 1 है, जीपी का प्रथम पद 1 है। ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले तो आप इसको नोट कर लो कि प्रथम पद 1 है, तो दिया है प्रथम पद को क्या मानेंगे, प्रथम पद ए मानते हैं, ए = 1। ठीक है, तथा 3 पदों का योगफल, 3 पदों का योगफल हम कैसे लिखेंगे, तो जो हम जीपी लिखते हैं ना, जीपी याद है आपको, जीपी लिखते हैं, ए होता है, ए आर होता है, ए आर स्क्वायर होता है, ऐसे करके चलते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 पदों का योगफल, तो 3 पदों का योगफल, ठीक है, = ए
प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल टू आपको 13 दिया। क्लियर। आप अगर ध्यान से देखें तो एक का वैल्यू हमारे पास पता है, अगर हम ए का वैल्यू रिप्लेस यहाँ कर देते हैं, सोचना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, ए का वैल्यू अगर हम रिप्लेस कर देते हैं तो हमारा आर का वैल्यू कहीं ना कहीं निकल जाएगा। ठीक है, फिलहाल आगे पढ़ते हैं क्या है, शार्व अनुपात ज्ञात करें। शार्व अनुपात मतलब आर पता करना है आपको। ठीक है, तो प्रथम पद 1 है और आर शार्व अनुपात मतलब क्या होता है, शार्व अनुपात को हम लोग आर कहते हैं। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। तो समीकरण 1 का जो वैल्यू है ए बराबर 1 बराबर रख देते हैं 1, तो 1 बराबर 1 ठीक है दिया है। अतः हम लोग 1 की जगह पर 1 रख देते हैं, यहाँ पर भी 1 रख देते हैं और आर को आर रहने देते हैं, गुना कर लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ 1 हो जाएगा, फिर गुना कर लेंगे चूंकि ये गुना के रूप में, फिर आर स्क्वायर लिख देते हैं बराबर 13। अब ध्यान से देखिएगा, अगर आप 1 को आर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आर ही रह जाएगा, फिर यहाँ पर ये आर स्क्वायर हो जाएगा चूंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, और ये जो 1 आपको दिख रहा है ये 1 उठकर चला जाएगा उस साइड में, ये 1 कहाँ चला जाएगा, उठकर इस साइड में चला आएगा। ठीक है, ये 1 जो है उठकर इस साइड में आ जाएगा, और यहाँ ये प्लस में है चूंकि सामने कुछ नहीं है तो इधर आएगा तो ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो उठा के यहाँ कर देते हैं इसको 13 - 1। क्लियर। तो अब हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर, चूंकि इसको सजा देते हैं, आर स्क्वायर को पहले लिख देते हैं, आर को यहाँ लिख देते हैं, और ये 13 में से 1 जाएगा तो 12 होगा। क्लियर। हमने एक गलती कर दिया है कि इसी को उठा के ले आना था, चूंकि ये द्विघात समीकरण बन रहा है तो चलो इसी को उठा के ले आते हैं, आर स्क्वायर प्लस आर, और ये माइनस में आ जाएगा, सॉरी ये -12 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। 12 को इधर ले आए उठा के। अब समझिएगा कि ये जो 12 है, 12 को इस तरह तोड़ना है, द्विघात समीकरण आपको पता होगा, 12 को इस तरह तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर यहाँ पर क्या है 1 है, चूंकि आर है कॉमन, तो जोड़ने या घटाने पर आपको 1 आ जाए। ठीक है, लेकिन गुना करने पर यहाँ -12 आना चाहिए, तो और यहाँ पर जो 1 है वो प्लस में आना चाहिए, तो आपको पता होगा 4 × 12 होता है। अब इस फॉर्मेट को सेट करते हैं, यहाँ पर घटाना है, घटाकर यहाँ पर 1 आएगा प्लस में, तो 4 प्लस में रखेंगे और 3 माइनस में रखेंगे। ठीक है, तो आर स्क्वायर प्लस 4r माइनस 3r। ठीक है, 3r को पहले लिख दीजिएगा तो भी चलेगा। यहाँ पर ये गुना करेंगे +4 - 3, तो 4 × 12 -12 आ जाएगा। ठीक है, -12 0। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यह दोनों के समीकरण के बीच में ध्यान से देखिएगा, आप दो का पेयर लगा के कॉमन लेंगे, आपको पता है बचपन से आपने पढ़ा है इस चीज़ को। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या कॉमन है आपका, तो दोनों के बीच में आपका आर कॉमन है, आर कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर चूंकि यहाँ आर है, यहाँ आर स्क्वायर है और यहाँ आर है, तो सिर्फ आर कॉमन ले सकते हैं। यहाँ बच जाएगा आर, 2 आर था, 1 आर कॉमन ले ली तो 1 आर बचा, +4। यहाँ जो सामने में साइन दिखेगा आपको वही आपको कॉमन लेना है, -3 दोनों में कॉमन है, 3 × 1 = 3 और 3 × 4 = 12। यहाँ आर दोनों में कॉमन नहीं है, यहाँ आर सिंगल रह जाएगा। अब चूंकि आप माइनस कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, चूंकि माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब फिर कॉमन लीजिए, यहाँ पर दोनों सेम है तो r + 1 4 और r - 3 इक्वल टू 0 है। ठीक है जी, तो अगर ये 0 है तो दोनों के बराबर 0 होगा, r + 4 बराबर भी 0 होगा, तो r इक्वल टू -4 हो जाएगा, और r - 3 बराबर भी 0 हो जाएगा, और r इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो r का जो वैल्यू होगा या तो आपका -4 होगा या 3 होगा, दोनों हो सकता है। ठीक है, होगा, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं है कि क्या हो सकता है तो हम लिखेंगे भाई दोनों हो सकता है। क्लियर, समझ रहे? अब इस क्वेश्चन को समझिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। जीपी के प्रथम 3 पदों का योगफल आपको 35 दिया है और 3 पदों का ही योगफल आपको गुणनफल आपको 1000 दिया है। अब यहाँ पर एक सवाल ये है कि अगर आप गुणनफल योगफल वाले पद अगर मान लेते हैं तो जीपी का जो कॉमन पद होता है आपको पता है क्या, ए होता है, AR² होता है, ARQ होता है, ऐसा हमने आपको पता है। लेकिन आप इसको दूसरे फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, 2 है, 4 है, ठीक है, 4 दूना 8 है, तो अगर ये प्रथम पद होगा तो ये जो होगा इससे जो कॉमन रेशियो गुना हुआ है, कॉमन रेशियो क्या है, आर का वैल्यू क्या है, 2 है, तो ये क्या हो सकता है, अगर मैं इसको a मानता हूं तो ये 4/2 होगा, तब ये 2 होगा, और ये जो होगा वो 4 × 2 होगा,
तब ये 8 होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया? फिर से समझो। अगर ये बीच वाला पद को हम a मान लेंगे तो ये जो कॉमन रेशियो चल रहा है इसका ये आधा होगा और ये अगला पद जो होगा इसका दुगुना होगा। आप ये पूछोगे कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि हमारे पास जो 3 पद है, 3 पदों का योगफल गुणनफल हमको दिया है। अगर हम इस टर्म में पद को लेकर चलेंगे तो वो कहीं ना कहीं पर भी हमारा पद जो है वो शॉर्टेस्ट नहीं हो पाएगा। तो अगर हम एक पद को a मान लेते हैं बीच वाले को, तो ये पिछला जो पद होगा इसका ये आधा होगा और अगला जो पद होगा इसका ये दुगुना होगा, है कि नहीं? देखिएगा 4 का आधा 2 है और 4 का दुगुना 8 है। ऐसा ही होता है हर जगह पे। तो हम मान लेंगे कि माना कि जीपी के 3 पद, और ये कहाँ के पद है ये हमको नहीं पता है। हर पद इसी टर्म में होंगे। हर जो पद होगा, प्रत्येक जो पद होगा वो बीच वाला जो पद होगा पिछले पद जो का जो है वो उतना गुना रहता है जो कॉमन रेशियो चलता है, और ये अगला पद भी रहता है। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये पीछे वाला पद आ जाएगा, इससे उस कॉमन रेशियो को गुना करेंगे तो अगला पद आ जाएगा। तो इसलिए हम लिख देंगे कि जो प्रथम पद होगा वो a/2 होगा और बीच वाला जो पद होगा वो a होगा और अगला जो पद होगा 2a हो जाएगा, सॉरी a/r हो जाएगा। ठीक है, जो कॉमन रेशियो है यहाँ ar हो जाएगा। ठीक है, समझे? तो ये जो कॉमन रेशियो चल रहा है बीच वाले पद को हमने a मान लिया, पिछला जो पद होगा वो कॉमन रेशियो से डिवाइड हो जाएगा और अगला जो पद होगा वो कॉमन रेशियो से गुना हो जाएगा। बहुत ईजी है, ध्यान से देखिएगा। जो पिछला जो पद होगा वो कॉमन रेशियो से डिवाइड हो जाएगा और अगला जो पद होगा वो कॉमन रेशियो से गुना हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या है आपको जो दिया है वो देखिएगा, योगफल दिया है तीनों पदों का a/r प्लस a प्लस ar इक्वल टू 35। यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिला और आप कुछ सॉल्व भी नहीं कर सकते हैं, ये बतौर मुश्किल काम है। इसको समीकरण 1 मानकर छोड़ दीजिए यहाँ पर, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। उसका गुणनफल दिया है, देखिएगा गुणनफल अगर हम करते हैं तो ar गुने a और गुने ar, ध्यान से देखिएगा। ये r से r कैंसिल हो गया और बचा है 1000 रुपये। अब देखिएगा मजा आएगा आपको। a है तो 3a हो जाएगा, a पर पावर 3 हो जाएगा, 1000 हो गया। अब यहाँ पर a का जो वैल्यू है, वो आप निकाल सकते हो। a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 10 पे पावर q लिख सकते हैं, यहाँ पर q है। 1000 को 10 पे पावर q लिख सकते हैं, यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गए, a का वैल्यू आपको 10 आ गया। अब इसी वैल्यू को आप यहाँ रख दीजिए इस समीकरण में। ठीक है, तो फिर आपको r का वैल्यू आ जाएगा। आपसे पूछा है संख्याएं ज्ञात करें, तो जो संख्या आपने माना है ना a/r और a और ar, इसको सॉल्व करके आपको बताना है कि संख्याएं क्या है। तो a का वैल्यू तो आपके पास आ चुका है। अब इस a के वैल्यू को आप इस समीकरण में रख दीजिए। ये जो आपका समीकरण है जिसमें r का वैल्यू आप छोड़ कर आए हैं, तो समीकरण 1 से a बराबर 10 रखने पर ऐसा लिख दीजिए आप। ठीक है, तो a का वैल्यू 10 है अपॉन r है प्लस 10 है प्लस 10 r है, अब इक्वल टू 35। ये 10 वाला जो मामला है उसको उठा के उधर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 भागे r प्लस में 10r इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 35 माइनस 10। ठीक है, ये प्लस में उस साइड में जाएगा, माइनस में आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 25 और यह हमारे पास बच जाएगा 10। और अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं, r और नीचे में कुछ नहीं है तो 1 होगा, इन दोनों का एलसीएम r हो जाएगा, ऊपर वाला सेम उतर जाएगा चूंकि एलसीएम सेम है। लेकिन यहाँ पर एलसीएम सेम नहीं है, यहाँ r है यहाँ 1 है, तो r बन जा r और 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई मेरे 10r² हो जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं ये भी द्विघात समीकरण की तरफ जाता हुआ हमको दिख रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी सॉल्व कर डालेंगे, क्या दिक्कत है। तो यहाँ हो जाएगा 10r²। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं और प्लस में इसको उठा के इधर कर दे रहा हूँ, 10 हो जाएगा। r² वाले को लिख दिया हूँ पहले, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको पहले भी लिख सकते हो, इसको बाद में भी लिख सकते हो, बतौर साइन चेंज नहीं करेगा। ये प्लस में है तो प्लस में ही लिखा, ये प्लस में तो प्लस में ही लिखा, और इसको उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25r। ठीक है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर 25r वाले को भी उठा के इधर कर दीजिए, चूंकि आपके पास ये समीकरण है, तो ये आ जाएगा 10r²। ये उठा के इधर कर देंगे तो 25r, ये प्लस 10 इक्वल टू 0। आपके पास अगर कोई संख्या ऐसी है जो सब में कॉमन है तो आप उसको निकाल सकते हो। सब में 5 कॉमन है, देखिए 5 दूना 10, 5 25, 5 दूना 10, 5 हटा दीजिए यहाँ से, r² माइनस 5 25 r होगा, ये सॉरी 2r होगा, यहाँ पर ये प्लस में 2 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। और ये जब 5 उधर जाएगा 0 के साथ डिवाइड होगा
ध्यान से देखिएगा, अगर ये 5 जाके 0 के साथ डिवाइड होता है तो वो 0 ही रह जाएगा, तो हमको टेंशन है नहीं, 5 खत्म हो गया, यहाँ से 5 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो 5 खत्म हो गया। हमारे पास बस ये है 5r प्लस में 2 = 0, 5 हवा हो गया। अब 2 और 1 2 का, चूंकि ये द्विघात समीकरण है आपको याद होगा, 2 और 2 का गुना करेंगे तो 2 दूना 4 होगा, 2 और 2 को फर्स्ट और लास्ट करेंगे तो 2 1 4 होगा, 2 2 4 होगा। अब इस 4 का इस तरीके से हमको गुणनखंड करना है कि जोड़ने या घटाने पर 5 आ जाए, तो 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 1 4 होता है, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, लेकिन वो माइनस में आना चाहिए, तो 2r² माइनस 4r माइनस ये 1r की जगह पे सीधे r लिखिए, 1r कहिए या r कहिए, दोनों बात एक हुआ, इस प्लस 2 = 0। अब ध्यान से देखिए, इसमें जो आपके पास कॉमन मिल रहा है वो आप ले लीजिए, इसमें दोनों में 2 कॉमन है और दोनों में r भी कॉमन है, यहाँ देखिए r² है, यहाँ r है, यहाँ 2 1 2 है, यहाँ 2 2 4 है, ठीक है। और अंदर जो बच जाएगा वो बच जाएगा r - 2 बच जाएगा, देखिएगा यहाँ 2 दूना 4 कॉमन हो गया, r कॉमन हो गया, r खत्म हो गया यहाँ से, और 2 बच गया है बस, 4r में से ये 2 कॉमन हुआ है तो 2 बच गया, और r पूरा कॉमन हो गया, ठीक है। इसी तरीके से मैंने आपको बताया है कि यहाँ दोनों में से जो साइन पहले रहेगा वो साइन कॉमन लीजिएगा -1, और यहाँ चूंकि -1 कॉमन ले लिए तो अंदर वाला जो साइन होगा वो बदल जाएगा, ये प्लस जो है वो माइनस में बदल जाएगा, r का r रह जाएगा, -2 = 0। ये दोनों सेम होना चाहिए, आपको पता है पहले से भी। अब इस दोनों में से कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, r - 2 कॉमन ले लिया, और यहाँ बच गया 2r - 1 = 0। तो r - 2 बराबर भी 0 और इतना बराबर भी 0, r का वैल्यू 2 आ गया, तो इतना ही ले ले, चूंकि हमारे पास बट्टे में कहीं पर कोई संख्या नहीं है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं फ्रैक्शन में आ जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास r का वैल्यू आ चुका है, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़े, तो ये जो r का वैल्यू है इसको उठा के कर देते हैं, यहाँ a का वैल्यू आ चुका है, a = 10 है और r बराबर आपको 2 आ गया। अब इसे यहाँ पर सॉल्व कर दीजिए। हमको जो तीनों पद पूछा था हमने प्रथम पद माना था, ये प्रथम पद हमारा a/r है, इसका मतलब a का वैल्यू 10 है, 10 / 2 5 हो गया, और दूसरा पद है a और a का वैल्यू हमारे पास 10 है, और तीसरा पद है ar, तो हमारे पास a का वैल्यू 10 है और r का वैल्यू 2 है, ये 20 आपका ये आंसर है। तो पद आप लिख सकते हो, जीपी के जो पद थे वो जीपी के पद हैं भाई, 5 है, 10 है और 20 है, ये आपका आंसर है। क्लियर? तो इसे सॉल्व करिएगा, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन आप अगर इसको बैठाकर इसी तरीके से सॉल्व करते हैं तो आपके लिए इजी हो जाएगा और आसान हो जाएगा। समझने का प्रयास करिएगा और प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप आसान क्वेश्चन बना रहे हो चाहे आप मुश्किल क्वेश्चन बना रहे हो, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से आप सॉल्व कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर दे रहा हूँ आपके लिए, सॉल्व कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, और इसको एक आध बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो फिर इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्वेश्चन भी समझना है आपको और समझने का प्रयास करना है। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये इतना और इतना के बीच में, मतलब 486 और 6 के बीच में 3 गुणोत्तर माध्य बताना है। तो बीच में अगर 3 गुणोत्तर माध्य है तो आपको पता है टर्म कितने हो गए, शुरू में ये है और अंत में ये है और बीच में 3 है, 3 माध्य है, तो ये टोटल टर्म हो गए 5। अगर आप मैं जीपी की बात करूं, आपको पता है जीपी की मैं बात करता हूं, अगर ये जीपी की बात करूं तो ये प्रथम पद हो गया, ठीक है। और उसके बाद दूसरा पद क्या हो गया, ए आर हो गया, तीसरा पद हो गया ए आर स्क्वायर हो गया, चौथा पद हो गया ए आर क्यू, और पांचवा पद हो गया ए आर 4। ध्यान से देखिएगा, ये है पांचवा पद। तो प्रथम पद आपको 486 दिया है, मतलब ए का वैल्यू आपको 486 दिया है, और ए आर 4 का वैल्यू आपको दिया है, ए आर 4 का वैल्यू 6 दिया है, ठीक है। ध्यान से देख रहे होंगे आप। तो आप कोशिश ये करें कि ये जो बड़ा वाला टर्म है उसमें उससे डिवाइड करके देख लीजिए क्या आता है, ठीक है। 2 टर्म है आपके पास, 2 समीकरण है, 1 और 2। आपको पता है कि समीकरण अगर गुणा के रूप में हो तो आप डिवाइड कर दीजिए, तो आप समीकरण 2 में और 1 से डिवाइड जब करेंगे तो इसमें से भाग लगाइए ए आर 4 और अपॉन ए, और आप भाग लगा रहे हैं 6/4 8 6 से। अब ध्यान से देखिए, इससे ये खत्म हो गया और बच गया है ए आर 4। इधर क्या बचता है, तो 6 8 48 और 6 का 6, तो नीचे में बचता है इतना, ठीक है। अब ये 4 है पावर के रूप में, तो हमको किसी तरीके से 1 और 81 को एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। जीपी के हमने टर्म ले लिए ए आर स्क्वायर, ए आर क्यू, ए आर 4।
अब हमको ये 5 टर्म ही मैंने क्यों लिए हैं, ये भी सवाल आपके पास होना चाहिए। प्रथम पद ये है और अंतिम पद ये है और बीच में 3 पद है। गुणोत्तर माध्य का मतलब बीच का जो पद है वो 3 पद है, ठीक है। गुणोत्तर माध्य मतलब बीच का जो पद है वो 3 पद है, ठीक है। 3 पद जो है वो बीच में है, आपको पता करना है। तो हमारे जीपी का जो टर्म लिया है वो ए है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यू, ए आर 4 है। तो प्रथम पद हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये यही वाला बीच का पद है जो हमको नहीं पता है। ये पता है, ये 486 है। ये पता है भाई मेरे, ये 6 है। चलिए इसको देखते हैं। तो इसको मैंने भाग कर दिया है, देखते हैं मेरे पास क्या आता है। चूंकि यहाँ ए है, ए आर स्क्वायर, ए आर 4 है, तो भाग करेंगे तो कहीं ना कहीं कोई नतीजा निकल कर आएगा। और निकल कर आए ए आर 4 बराबर 1/481 आया। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, आर 4 बराबर, ये 81 को आप क्या लिख सकते हो, 4 के पावर में लिख सकते हो क्या, तो 81 को आप 3 पे पावर 4 लिख सकते हो, ठीक है। गुना करके देख लो, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, ठीक है। मतलब 81 को 3 टाइम 4 लिख सकते हो, 4 टाइम 3 लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ 4 4 कैंसिल हो गया। आप कहोगे सर आपने 81 को लिखा है लेकिन 1 को क्यों लिख दिया, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 1 का वैल्यू आप चाहे जितना पावर रख लो उतना ही रहेगा, ठीक है। तो r बराबर 1/3 आ गया आपको। और a का वैल्यू आपको पता है, a बराबर कितना है, a बराबर है 486। आपको 3 पद निकालना है जो गुणोत्तर माध्य है, वो है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यू। तो एक ए आर प्रथम पद हो गया गुणोत्तर माध्य में, जो पहला आंसर है आपका ए आर है। a का वैल्यू 486 है और r का जो वैल्यू आया है 1/3 है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा, 3 6 16 48 3 6 162, ये आ गया पहला पद। जो बीच वाला है ए आर स्क्वायर हो गया, ए आर स्क्वायर का मतलब 486 गुने 1/3, ये आर स्क्वायर है तो 2 बार गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 162, तो कट ही गया ये, और 3 से काट देंगे, 5 या 15, 5 का 20, 4 या 12, तो ये हो जाएगा 54। अब आते हैं ए आर क्यू की तरफ। ए आर क्यू जो होगा वो 486 गुने, यहाँ देख रहे हो ए आर क्यू, ए का वैल्यू इतना है, 486 गुने 1/3, आर का वैल्यू इतना है। लेकिन इस बार ए आर क्यू है तो 3 बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये 162 बार कट रहा है, ये कट रहा है 52 टाइम, ये कट रहा है कितना, ठीक है, 3 इकाई 3, ठीक है, 3 इकाई 3 कट रहा है क्या, सॉरी ये 54 है, तभी तो मैं कह रहा हूँ 18 तिया 54, 18 टाइम। तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 162, 54 और 18, जो ये बीच में है। बाकी इधर एक पद है और इधर एक पद है, ठीक है। इस तरफ एक पद है, इस तरफ एक पद है। तो प्रथम पद आपके पास ये है 486 और अंतिम जो पद है वो है 6। लेकिन बीच वाला पद आपसे पूछा था 3 पद कौन कौन है, तो 162, 54 और 18 ये आपका आंसर है, ठीक है। क्लियर, एक बार मैं समझा दूं क्या, ये आपका जो जीपी है उसको जीपी को लिख दीजिए। जब आपको ना समझ में आए ना तो जीपी का जो टर्म है ना, जैसे आप लिखते हैं हम उस तरीके से आप इसको लिख दीजिए। ये लिख दिया हमने, 5 टर्म लिखा, चूंकि एक पद शुरू में है, एक पद अंत में है और बीच में 3 पद है, तो 5 को हो गया, 5 पद हमने लिखा। इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है ये, और इसका वैल्यू भी दिया हुआ है ये। अब हमने इसको सॉल्व किया, ए बराबर इतना है, ए 4 बराबर इतना है, हमने इसमें इससे डिवाइड किया, ठीक है। तो ये ऊपर में, ये नीचे में, ये ऊपर में, ये नीचे में, हमने इसको सॉल्व किया। ए 4 आया है और 1/80 आया है, 81। तो 81 को हमने तोड़ा है और 3 के रूप में लिखा है और 3 पे और 4 लिखा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दिया और यहाँ पर 4 4 है, कैंसिल हो गया। ए बराबर आर बराबर इतना आ गया। ए का वैल्यू आपके पास ऑलरेडी पता था और आपको निकालना है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यू, बस उसको सॉल्व कर दिया है हमने और ये आपका आंसर है, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो ये जितने भी क्वेश्चन थे जीपी में, सब क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए। उम्मीद है अगर आप इसको देख लेंगे ना, पिछला वीडियो और ये वीडियो आप देख लेंगे तो सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे आपके एग्जाम में जो पूछे जाते हैं। बुक में तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिए हैं जो अब न तो एग्जाम में पूछे गए हैं न पूछे जाने की उम्मीद है, ठीक है। चांसेस ही नहीं बनते, कुछ ऐसे क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं, ठीक है। तो उम्मीद है इसको कंटिन्यू आप देखिए, प्रैक्टिस भी करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए ताकि उनको भी समझ में आए, उनको भी फायदा मिले। अगर ये 2 चैप्टर जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वो कंटिन्यू करते रहेंगे तो उम्मीद है कि आपको कहीं से क्लासेस एक्स्ट्रा क्लास करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, सब्र की ज़रूरत है, ठीक है। ज्ञान में तो सब्र बहुत ज़रूरी है। अगर आप ज्ञान लेते हैं कहीं से
तो पढ़ने के लिए प्रैक्टिस भी ज़रूरी है, पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस करना आपके लिए निहायत ही ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और वीडियो को शेयर करते रहें। बाय बाय, टेक केयर।